लास्ट क्लास में बेसिक प्रोबेबिलिटी कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे थे ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा था? लास्ट क्वेश्चन अपन ने करा था मेरे ख्याल से 4 आइडेंटिकल डाइसेस। अच्छा 4 आइडेंटिकल डाइसेस वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है चलो, है ना। तो उसमें अभी तक अपन ने जैसे जो भी प्रॉब्लम्स ली थी वो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स ली थी। टोटल केस निकालना है, फेवरेबल केस निकालना है, फेवरेबल केस टोटल केस निकाल के अपन डिवाइड कर सकते हैं। अब उसमें तो क्या है, वो सब केस निकालने के ऊपर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जितने भी केस निकल जाए, ठीक है ना, वो करना है आपको। अब अपन इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट। यूनियन एंड intersection of events. यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि एक ही इवेंट की बात कर रहे थे। अब मान लीजिए आपके पास 2 इवेंट आ जाए, 3 इवेंट आ जाए, ठीक है, तो उसको फिर अपन कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं कुछ नोटेशंस आपको बता देता हूं कि क्या क्या नोटेशंस अपन यूज कर सकते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट में। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसको आप एटलीस्ट वन इवेंट भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ, दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। 3 इवेंट की भी अपन बात कर सकते हैं। 3 इवेंट की भी यदि बात करेंगे तो उसमें भी अपन ए यूनियन बी यूनियन सी यदि लिखेंगे तो दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी। बेसिक मीनिंग वही रहेगा, बेसिक मीनिंग वही रहेगा, एटलीस्ट वन इवेंट, बेसिक मीनिंग वही रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार, और इसको अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला यदि ना आपको, आपने कहीं पढ़ा हो सेट थ्योरी में, यदि आपको याद हो, एक ऐसा फॉर्मूला अपन यूज करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से। डिमॉर्गन्स लॉ यदि आपको याद आ रहा हो कहीं पे, तो डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से अपन पढ़ते हैं, तो सेट थ्योरी में पढ़ते हैं वो जनरली। तो उसमें क्या होता है ना, डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि यूनियन, आप एन ए यूनियन बी का होल डैश करोगे यदि, तो डैश को अंदर लेके जाओगे तो एक तरह से वो उल्टा हो जाता है। याद आ रहा है कुछ? डैश को अंदर लेके जाओगे तो वो क्या उल्टा हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश मतलब वो एक तरह से बाहर ही होगी, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? ऐसा करा है कहीं पे आपने ए यूनियन बी का होल? यस सर। सेट थ्योरी में नहीं करा तो आगे के लिए। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात ये है अपने पास कि सेट थ्योरी वाले जितने भी फॉर्मूले हैं आपके पास, सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पे आप लगा सकते हो, ठीक है। सेट थ्योरी में बस एन लिखना रहेगा, प्रोबेबिलिटी में उस एन की जगह पे आप पी लिख दो, बिल्कुल सारे फॉर्मूले एज इट इज लग जाएंगे अपने पास। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब एक तरह से आप देखो तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी का होल बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट वन, पहले का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, इसका उल्टा क्या बोलूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, मतलब कोई भी इवेंट नहीं हो, एक तरह से कोई भी इवेंट नहीं हो, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नन ऑफ द इवेंट। नाइदर ए नॉर बी बोल सकते हो उसको, नन ऑफ द इवेंट भी बोल सकते हो, नन ऑफ द इवेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, नन ऑफ द इवेंट का फंडा क्या है? आप बोलोगे सर फिर कोई भी इवेंट नहीं हो रही है तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाली किसकी? फिर जब कोई इवेंट हो ही नहीं रही है
तो एक्चुअली क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन और इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, कि बहुत सी बार क्या होता है कि प्रॉब्लम ने स्टेटमेंट दे दिया। अब हो सकता है जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एक डाइस थ्रो, दो इवेंट में बोलता हूं, एक डाइस थ्रो करने पर इवन नंबर आना, डाइस थ्रो करने पर इवन नंबर आना, और मैंने बोला डाइस थ्रो करने पर डिविजिबल बाय 3 नंबर आना। ठीक है, हो सकता है कि मैं डाइस थ्रो करूं तो ना तो इवन नंबर आए ना डिविजिबल बाय 3 नंबर आए, दैट माइट बी पॉसिबल। हो सकता है कि नहीं ऐसा? ठीक है, हो सकता है इवन नंबर भी नहीं है, हो सकता है डिविजिबल बाय 3 नंबर भी नहीं है, लेट्स से 5 आ गया, दैट इज नाइदर ए नॉर बी। यदि मैं इसको ए इवेंट बोल देता और इसको बी इवेंट बोल देता तो दैट बिकम बेसिकली नाइदर ए नॉर बी। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में वो जिस इवेंट की बात कर रहा है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, क्वेश्चन में जिस इवेंट की बात कर रहा है वो इवेंट हो ही सही। ठीक है, हो सकता है कोई और भी इवेंट हो रही है जिसकी बात क्वेश्चन ने नहीं करी, तो वहां पे नाइदर ए नॉट बी का मीनिंग होगा बेसिकली। ठीक है, तो दैट इज ए यूनियन बी का होल बार। और ऐसे अपन बोल सकते हैं नेक्स्ट, इसमें 3 वाला अपन ने ले लिया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, ओनली ए। और बिल्कुल ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी यदि अपन लेंगे तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। तो ये तो वैसे क्या स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, अभी अपन आगे और भी नोटेशन इसमें लेंगे। ठीक है, अच्छा ए यूनियन बी को कहीं कहीं पे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी सेम एज ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे ही ए इंटू बी भी लिख सकता है, ए इंटू बी इज द सेम एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लिख लिया, पढ़े आगे। यस सर। फॉर्मूला लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. दो इवेंट की यदि मैं बात करूं तो दो इवेंट में आपके पास कुछ इस टाइप का जनरल केस वेन डायग्राम से अपन यूज कर सकते हैं। वेन डायग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने। वेन डायग्राम में क्या होता है कि एक इवेंट को अपन सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी पूरे एक्सपेरिमेंट को एक तरह से अपन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी, कभी भी आपके पास इस तरह से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, यूनियन और इंटरसेक्शन की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले तो आप यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा पार्ट निकालना है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पार्ट निकालना है। ठीक, उसके बाद उस पार्ट को शेड करो और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखो। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा पार्ट होगा दोनों सर्कल। कोई भी फॉर्मूला आप लिखें तो एक पार्ट की काउंटिंग एक ही बार होनी चाहिए, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल P of A, this is P of A plus P of B, this is P of B। जो पार्ट अपने को चाहिए वो एक ही बार आए, जो नहीं चाहिए वो एक बार भी नहीं आना चाहिए। साफ साफ दिख रहा है कि जब मैंने PA प्लस PB करा तो ये बीच वाला पार्ट दो बार आ गया, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए अपन ने उसको एक बार माइनस कर दिया। दिस इज P of A यूनियन B। बिल्कुल ऐसे ही आप P of A यूनियन B के होल बार का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। P of A यूनियन B का होल बार, P of A यूनियन B के होल बार का मतलब एक तरह से किसी के भी बार का मतलब उसको छोड़कर, तो A यूनियन B के होल बार का मतलब ये जो पार्ट मैंने शेड किया हुआ है इसको छोड़कर, ये जो पार्ट शेड किया हुआ है इसको छोड़कर। तो हमेशा ऐसा मान लो कि दिस टोटल इज 1, दिस टोटल इज 1, 1 में से वो वाला पार्ट माइनस कर दो। तो अब आप चाहो तो सीधे सीधे 1 माइनस P of A यूनियन B भी लिख सकते हो, और फिर चाहो तो फर्दर A यूनियन B का ये पूरा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। मेन तो आप तो ये याद रख लो, फिर फर्दर बोले A यूनियन B का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। P of A इंटरसेक्शन B bar, मतलब दिस विल बिकम बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A इंटरसेक्शन B बार। तो A इंटरसेक्शन B बार क्या बोलेंगे? A इंटरसेक्शन B बार क्या बोलोगे कि मतलब कभी भी जैसे लेना हो B बार, तो B को छोड़कर, B को छोड़कर, तो दिस इज कंप्लीट P ऑफ A। B बार मतलब इसमें से B को हटाना है, इसमें से B को हटाना है, तो ये वाला पार्ट हटाना है, इसमें से B को हटाने का मतलब अपने को ये वाला पार्ट हटाना है। तो दैट बिकम P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ये पूरा P of A है, इसमें से आपको ये वाला पार्ट हटाना है, इसमें से ये वाला पार्ट हटाना है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं तीनों फॉर्मूले ये वाले? और इसके अलावा एक और आप लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, ठीक है। यहां पर एक इवेंट हो रहा है, यहां पर एक इवेंट हो रहा है, और बीच वाले पार्ट में दो इवेंट हो रहा है। यहां पर एक, बीच वाले पार्ट में दो इवेंट हो रहा है। तो एग्जैक्टली एक इवेंट मतलब या तो ये वाला पार्ट आएगा या ये वाला पार्ट आएगा, बीच वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो एग्जैक्टली वन इवेंट मतलब सीधे सीधे आप P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ये P ऑफ A है, ये P ऑफ B है, इसमें से बीच वाला पार्ट अपन माइनस कर देंगे। अब माइनस, अब बीच वाला पार्ट अपने को नहीं चाहिए, बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो PA प्लस PB आपने करा तो बीच वाला पार्ट कितनी बार आया? दो बार आया ना बीच वाला पार्ट, तो दो बार आपको माइनस करना पड़ेगा। Twice of probability of A intersection B। ये दो इवेंट की बात करी, बिल्कुल ऐसे अपन तीन इवेंट की भी बात कर सकते हैं, 3 इवेंट्स के लिए।
तीन इवेंट की बात करेंगे तो लेट्स से एक सर्कल ये और मैंने ले लिया, यहां पर आ गया सी, for 3 events. For 3 events. P of A union B union C. P of A union B union C. P of A plus P of B plus P of C. ठीक है, नाउ अब बैलेंस करते हैं। ये P of A प्लस P of B प्लस P of C आ गया। अब बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस कैसे करेंगे? ये वाला जो पार्ट है, ये जो दोनों दो का इंटरसेक्शन है, मतलब ये तो एक एक पार्ट है, ये तो एक ही बार आया, PA के साथ आ गया, PB के साथ आ गया, PC के साथ आ गया। ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार आ गया, PA के साथ आया, PB के साथ आया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। वेरी सिमिलरली ये वाला पार्ट भी 2 बार आया, एक बार माइनस करना पड़ेगा। वेरी सिमिलरली ये वाला पार्ट भी 2 बार आया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A। और क्या करना रहेगा? और क्या करेंगे? थर्ड पार्ट प्लस करना पड़ेगा, तीनों में कॉमन। ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, ये एक बार भी नहीं आया। मतलब देखो, ये पार्ट A के साथ आया था, B के साथ आया था, C के साथ आया था, और A इंटरसेक्शन B के साथ भी माइनस भी हो गया, B इंटरसेक्शन C के साथ भी माइनस हो गया, और C इंटरसेक्शन A के साथ भी माइनस हो गया। तो 3 बार आया, 3 बार माइनस हो गया। अपने को एक बार भी नहीं चाहिए था, ठीक है, और सॉरी एक बार चाहिए था अपने को, तो एक बार चाहिए था, तो फिर लास्ट में एक बार इसको प्लस कर देंगे। This is finally P of A intersection B intersection C. और A union B union C का मतलब आपको पता ही दिया था कि probability of at least one event. P of probability of, नोटेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नोटेशन लिख सकते हैं, बहुत बड़ा सा नोटेशन होगा, जरूरत नहीं है। Probability of at least 2 events, मतलब 3 चीजें लिखेंगे अपन। Probability of at least 2 event, probability of exactly 2 event and probability of exactly 1 event। ठीक है, तो बताओ probability of at least 2 event को क्या बोलेंगे? at least 2 event मतलब at least 2 event, यहां पे एक इवेंट हो रहा था, यहां पे एक हो रहा था, यहां पे एक हो रहा था, यहां पे 2 इवेंट है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 इवेंट है, और यहां पे तीनों इवेंट है। तो एटलीस्ट 2 इवेंट का मतलब, एटलीस्ट 2 इवेंट का मतलब मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, और ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। एटलीस्ट 2 इवेंट, कम से कम 2 इवेंट, तो 2 इवेंट वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, और एटलीस्ट 2 बोला है तो 3 वाला भी आ जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे P of A intersection B प्लस P of B intersection C प्लस P of C intersection A माइनस, बोलो क्या माइनस करना चाहिए? माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 टाइम्स माइनस करना चाहिए, क्योंकि देखो कोई पार्ट यदि मुझे चाहिए भी सही, तो वो पार्ट एक ही बार आना चाहिए, वो पार्ट 2 बार नहीं आना चाहिए। तो ये पार्ट मुझे चाहिए तो सही, लेकिन 3 बार आ रहा है, तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसको 2 बार माइनस
करना। दो बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो 3 बार आ गया था, 2 बार माइनस करके बैलेंस कर दिया। अच्छा, इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू इवेंट 3 टाइम माइनस करेंगे सर। 3 टाइम माइनस करना। 3 टाइम माइनस कर दो क्योंकि एग्जैक्टली टू इवेंट में वो बीच वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख के P of A intersection B plus P of B intersection C प्लस P of C intersection A, और इसमें से ये 3 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। एक पार्ट और आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट। इसमें कौन सा पार्ट आएगा, एग्जैक्टली वन में। एग्जैक्टली वन में एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो शेडेड पार्ट मैंने किया हुआ है, ठीक है, इस शेडेड पार्ट को छोड़ के, हाँ सर। इस शेडेड पार्ट को छोड़ के, है ना, तो शेडेड पार्ट को छोड़ के मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये पूरा पार्ट मेरा क्या था, ये पूरा पार्ट मेरा क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी था ना, यस पूरा सर। पार्ट। हाँ ठीक है, तो एक तरह से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि पूरा पार्ट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसमें से ये एटलीस्ट टू इवेंट वाला माइनस कर दूं क्योंकि ये जो शेडेड Yes, पार्ट sir. है ये क्या है, बेसिकली एटलीस्ट टू इवेंट वाला है ना, तो वो अपन माइनस कर देते हैं एटलीस्ट टू इवेंट वाला। ठीक है, और फिर बाद आप चाहो तो ए यूनियन बी सी का ये वाला फॉर्मूला लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपन ये माइनस करेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी plus C intersection A minus twice of this. So that is probability of exactly one event. और इसके अलावा भी जैसे कोई भी और भी पार्ट आता है ना, तो आप बस यही सीक्वेंसिंग रखिएगा कि सबसे पहले क्या है, वेन डायग्राम बना के उसको देखिए कि हाँ भाई वेन डायग्राम में वो पार्ट क्या है, शेडेड कर लीजिए उसको, और फिर उसके लिए फॉर्मूला लिखिए कि अच्छा भाई फॉर्मूला क्या क्या अपने पास आएगा। कर लिया मेरे। चलिए, तो अब इस पे अपन कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे बहुत सी बार तो क्या रहता है, जैसे प्रॉब्लम बहुत एलिमेंट्री रहती है ना, तो हो सकता है कि आपको जैसे फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़े, अपन क्या एनालिटिकली भी उस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी फिर भी कभी भी ज्यादा कंफ्यूजन होना प्रोबेबिलिटी में, तो बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप क्या करो, उसमें इवेंट्स मान लो कि लेट दिस इवेंट इज ए, दिस इवेंट इज बी, इवेंट मान लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन लिखो, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन, if a card is drawn from a pack of 52 playing cards, from a pack of 52 playing cards,
then find the probability that drawn card is a red card or a king. Drawn card is a red card or a king. ठीक है, अब क्या है कि यूं देखें तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। पहले मैं इसको इवेंट से बताता हूं कि मान लो इवेंट से यदि करना होता तो आप स्टेटमेंट ध्यान से देखें तो आपको दो इवेंट दिख रही होगी, दो इवेंट दिख रही। कौन कौन सी दो इवेंट? रेड कार्ड आना। कौन कौन सी दो इवेंट? रेड कार्ड आना एंड दूसरी इवेंट कौन सी? किंग आना। लेट्स से मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। निकालना क्या है अपने को? रेड कार्ड और किंग। निकालना क्या? रेड कार्ड और किंग मींस P of A union B, A or B. So that is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Now what is P of A? रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड है 26/52 प्लस किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? किंग है उसमें 4/52, किंग कितने है? 4/52 माइनस P of A intersection B, P of A intersection B, A भी आ जाए और B भी आ जाए, रेड कार्ड भी आ जाए और किंग भी आ जाए। कितने हैं? रेड कार्ड भी है और किंग भी है। कितने हैं ऐसे? 2/52. 2/52. So that is basically 30 minus 28/52. तो 4 से 7/30. ठीक है। अभी देखा जाए तो कुछ नहीं प्रॉब्लम, अपन ऐसे एनालिटिकली भी सोच सकते हैं कि भैया रेड कार्ड और किंग, मतलब या तो रेड कार्ड आ जाए किंग आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 26 रेड कार्ड है, 4 किंग है और उसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सीधे सीधे 28/52 अपन कर सकते हैं। बस यही, कभी यदि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो बेटर ये है कि आप फिर फॉर्मूले पे चले जाओ। इवेंट्स बस प्रोबेबिलिटी में ना क्या, जैसे जैसे अभी अपन आगे बढ़ते हैं ना टोटल प्रोबेबिलिटी में, बेस थ्योरम में, उसमें भी मेनली है ना, बस आपको क्या इवेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इवेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भैया ये इवेंट ए बी सी है और अपने को निकालना है। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं बात? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब करो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन पहला, if two dice are thrown simultaneously, if two dice are thrown simultaneously, then find the probability that sum of numbers on them is at least 10, sum of numbers on them is at least 10, or at least one dice turns up with 5, or at least one
dice turns up with 5. ठीक है, करिए। लास्ट लाइन बोल देता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज at least 10. Sum of the numbers on them is at least 10 or at least one dice turns up with 5. At least one dice turns up with 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट one of the events A and B occur is 0.6 if A and B occur simultaneously with probability 0.2, then PA bar B bar is equal to, क्या आया नमनदीप का आंसर? नमनदीप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कुछ। नमनदीप एक बार 1/13 है 1/13 ना 1/13 और आया क्या हर्षवर्धन? नहीं ना, नहीं देख लिया मैंने जतिन। क्वेश्चन यही बोला है ना मैंने, एटलीस्ट सम ऑफ द नंबर्स एटलीस्ट 10 है ना, एटलीस्ट 10 और एटलीस्ट वन डाइस टर्न्स अप विद 5, ठीक है ना। सर 14/30। हाँ क्या बोला? 14/36। हाँ 14/30 सही है। हाँ 14/36 आना चाहिए भाई, 14/36। देखो अरे उसमें क्या क्या बोला आपसे, इवेंट समझ में आ रही है? 2 इवेंट। पहली इवेंट तो कौन सी हो रही है? पहली इवेंट हो रही है कि सम जो है वो एटलीस्ट 10 आ जाए,
और फिर क्या बोला है कि एटलीस्ट 1 डाइस पे 5 आ जाए। ये दो बात बोलिए ना कि भाई या तो सम जो है वो एटलीस्ट 10 आ जाए और या फिर एटलीस्ट 1 डाइस पे 5 आ जाए। ठीक है, सम एटलीस्ट 10 आने के क्या क्या तरीके हैं? सम एटलीस्ट 10 आने के 4 6 6 4 5 5, ये तो 10 हो गया। फिर 11 हो जाता 6 5 5 6 6 6। ठीक है, ये एटलीस्ट 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया। एटलीस्ट 1 डाइस पे 5 आ जाए, एटलीस्ट 1 डाइस पे 5 आ जाए तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5 5 5 दो बार आ गया, तो 11 केस इसके हो रहे हैं और 6 केस इसके हो रहे हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, तो अपने को निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अपन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो, पी ऑफ ए कितना होगा 6/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 11/36 माइनस कॉमन दिख रहा है क्या, कितने कॉमन आ रहे हैं 5 5 कॉमन 6 5 5 6 3 कॉमन आ रहा है तो 3/36, तो 11 6 17 14/36 इज इक्वल्स टू 7/3। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो बाकी के दो और करो अभी। सेकंड का सर कर रहे हैं। सर सेकंड का 0.8 0.8 नहीं, फॉर्मूला कुछ गड़बड़ कर रहे हो, एक बार चेक करो। इजी है, सीधा फॉर्मूला लगाना 1.6 है। 1.6 नहीं,
सर सर 0.4 उनको कहाँ से आ गया है? ये क्या क्या दे रखा है आपको? एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ऑफ ए एंड बी अकर इज दिस, ये क्या दे रखा है? A union B. ए यूनियन भी दे रखा है, और ये क्या दे रखा है दूसरा वाला? ए एंड इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन भी दे रखा है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था? P of A plus P of B minus P of A इंटरसेक्शन B, एक ही तो फॉर्मूला है। ये आप बोल रहे हो कि ये दिया हुआ है, ये आप बोल रहे हो कि 0.2 दिया हुआ है, तो इसको मैं इधर लेके 0.2 इज इक्वल टू PA प्लस PB की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? और ये वैल्यू निकल गई कितनी? 0.8 निकल गई। आपको निकालना है पी ए बार। पी ए बार मतलब क्या होगा? पी ए बार मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए। पी बी बार मतलब क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ बी। तो दैट बिकम 2 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू 0.8 गिवन है। तो दैट बिकम 1. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. हम्म। सर थर्ड का 0.84 0.84 ना, 84 कहाँ से आ गया? सर 0.39 हाँ 0.39 सही है। यस सर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते डी मॉर्गन लॉ से? कैसे? सेकंड वाला जो अभी मैंने पढ़ा, कैसे? जैसे वो लिखा था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, हाँ तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार। नहीं नहीं, हाँ हाँ, इंटरसेक्शन बी का बाहर नहीं कर सकते। मतलब आपको, आप एक्चुअली ऐसा सोच रहे हो कि मतलब अपन ने कि आप पी ए प्लस पी बी लिखा हुआ है, तो आप फिर उसको सीधे सीधे आप तो वो लिखना चाह रहे हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाह रहे हो, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सर वो डी मॉर्गन लॉ होता है ना कि ए नहीं, बार ड्रिवन में क्या होता है, ऐसे एक्चुअली दो चीजों का सम नहीं होता। वो आप जो सोच रहे हो, तो एक ही प्रोबेबिलिटी में ए यूनियन बी का बार होता ना, ऐसे ए बार यूनियन बी बार ऐसा। तो आप जो सोचो ना, फिर अपन ए इंटरसेक्शन बी का होल बार ऐसा लिख सकते हो। एक ही में होता है, ऐसे अलग अलग दो प्लस में करोगे ना तो नहीं हो पाएगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा होगा। यस क्या बात? यस।
थर्ड वाले में भी ये निकालना प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी मतलब अपने को ए यूनियन बी का होल बार निकालना है, नाइदर ए नॉर बी, ए यूनियन बी का होल बार। तो ए यूनियन बी के होल बार को लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। व्हाट इज पी ऑफ ए यूनियन बी? पी ए प्लस पीबी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 0.25 प्लस 0.5 minus 0.14, so that become 1 minus 0.61, that is 0.39. लास्ट वाला क्या करेंगे लास्ट वाले में? सर 1/12 है क्या? हाँ सही है, 1/12 फॉर 3 इवेंट एबीसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ये पूरा गिवन है ना, देखना देखो ये बी वाला पूरा सर्कल गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, दो दो को लेके सोचो, एक साथ तीनों को मत सोचो आप। ए इंटरसेक्शन बी तो दिख रहा है ना साफ साफ डायग्राम में, ए इंटरसेक्शन बी अपने को दिख रहा है। इंटरसेक्शन सी बार,
सी बार मतलब सी को छोड़कर, ए इंटरसेक्शन बी में सी को छोड़कर, तो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। सी बार मतलब इसमें सी को छोड़ना है, सी को छोड़ना मतलब ये वाला पार्ट सी का है तो इसको छोड़ना है, ये आपका इंटरसेक्शन बी हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार हो गया। अब ये क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, मतलब बी में से ए को भी हटाना है और सी को भी हटाना है ना, बी में से ए को भी हटाना है और सी को भी हटाना है, तो ये पूरा बी, इसमें से ए और सी दोनों को हटाना है, तो मतलब ये पूरा पार्ट हट जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा ये वाला। बोलो आ रही कि नहीं बात समझ में? ये दोनों पार्ट समझ में आए कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, मतलब दो दो को लेके सोचो सबसे अच्छा। बार मतलब वो पार्ट हटाना है, बार मतलब वो पार्ट हटाना है। ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है साफ साफ, उसमें सी बार मतलब सी को छोड़ के, तो वो ये वाला पार्ट आ गया। बिल्कुल ऐसे आप ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार का मतलब क्या है, बी, बी मतलब ये पूरा सर्कल हो गया, बी मतलब ये पूरा सर्कल हो गया, इसमें से ए को भी हटाना है और सी को भी हटाना है, तो उस पूरे सर्कल में से ए को भी हटाना सी को भी हटाना, तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, पूरा पार्ट हट जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपके पास। ठीक है, अब निकालना क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो एक तरह से आप ध्यान से देखो तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब अब बी में केवल यही वाला पार्ट तो बचा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट ही बचा हुआ है ना बी में, तो मतलब टोटल पूरा पी ऑफ बी है, पूरा पी ऑफ बी में से यदि आप ये दोनों पार्ट माइनस कर दोगे, पी ऑफ बी में से ये दोनों पार्ट यदि माइनस कर दोगे, तो आपके पास बचा हुआ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। That comes to be 1/5। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है ना, तो बस वही है कि आप क्या है कि वेन डायग्राम में समझ लो कि क्या क्या अपने को चाहिए है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसी में लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। conditional probability and independent events। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब P of A by B, P of A by, what is P of A by B? P of A by B मतलब probability of A when B is already happened। P of A by B, probability of A when B is already happened। A की प्रोबेबिलिटी जबकि B ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद A की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है ना। अच्छा, अब क्या देखो, प्रोबेबिलिटी में आपको एक चीज समझनी है, ये वाला जो स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is already happened, ठीक है, इसमें
मतलब ऐसा नहीं है कि टाइमिंग वाइज बात नहीं कर रहा हूं, टाइमिंग वाइज नहीं है। टाइमिंग वाइज मतलब ऐसा नहीं है कि पहले बी होगा और बी के बाद फिर ए होगा तो ए की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, नहीं, ऐसा नहीं कि बी हो फिर बी के बाद अपने को ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नहीं, ऐसा वाला पार्ट नहीं। तो क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि यदि कोई भी आउटकम आपको नॉन है, बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट, कि यदि कोई भी आउटकम आपको नॉन है, ठीक है, तो इसका मतलब वो इवेंट अपने लिए हो चुका है, वो इवेंट हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी दो स्टेटमेंट बोलता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करना बेसिकली किस टाइप की अपन बात कर रहे हैं, कि एक डाइस को थ्रो करने पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इफ it is known that dice turns up with even number. If it is known that dice turns up with even number, ठीक है, probability of 2 if it is known that dice turns up with even number, ठीक है। अब देखो, और जैसे एक और लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इफ इट इज नॉन दैट, मतलब 52 कार्ड में से अपन ने एक कार्ड ड्रॉ करा है, 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से अपन ने एक कार्ड ड्रॉ करा है, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, इफ इट इज नोन दैट ड्रॉन कार्ड इज अ रेड कार्ड, probability of king if it is known that drawn card is a red card, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे आपने देखो डाइस थ्रो करा होगा, तो अब डाइस थ्रो करने के बाद उसके ऊपर जो भी नंबर आया होगा, वो नंबर तो एक बार में ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले इवन आएगा फिर 2 आएगा या ऐसा कुछ होगा, नंबर तो जो भी आएगा वो तो एक ही बार में होगा। बस अपन ने ये मान लिया है कि वो आउटकम मुझे परफेक्टली पता होने की बजाय कुछ पार्शियली पता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लगा कि एग्जैक्टली ये आ रहा है, मुझे कुछ पार्शियली पता लगे कि हाँ एग्जैक्टली नहीं पता, पर इसी में से कुछ आ रहा है। पूरे एक्सपेरिमेंट के आउटकम की जगह उस आउटकम को अपन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इसी में से कुछ अपने पास आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे 2 if it is known that dice turns up with even, मैंने डाइस थ्रो करा, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता लगा, पर इतना पता लग गया कि हाँ भाई आ इवन नंबर ही रहा था, बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक कार्ड ड्रॉ करा, कार्ड ड्रॉ करने पे एग्जैक्टली क्या आ रहा है वो तो नहीं पता लगा, लेकिन ये पता लग गया कि ड्रॉ कार्ड जो था वो रेड कार्ड था, उसमें से फिर किंग आने की प्रोबेबिलिटी या जो भी अपने को निकालनी है वो। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वो जो एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम थे, वो आउटकम रिस्ट्रिक्ट हो गए, अपने को पूरे आउटकम की बजाय कुछ पर्टिकुलर आउटकम में से ही बात करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, डिफरेंस कहां पर आएगा, जैसे यदि मैं पहले इसकी बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे यहां पर हुआ व्हेन बी इज ऑलरेडी अपर, मतलब मुझे यह पता है कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो बी तो हो चुका है, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी हो चुका है। फॉर एग्जांपल मान लो अपना केस ऐसा हुआ, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी इज ऑलरेडी हैपन, बी हो चुका है, इसका मतलब इतना तो कंफर्म है ना कि अब अपना जो आउटकम आ रहा होगा वो इसी में से कुछ आ रहा होगा, इससे बाहर से तो नहीं आ रहा होगा आउटकम, जो कुछ आएगा वो इसी में से आएगा। तो नाउ दिस विल बिकम आवर टोटल केस, ये अपना टोटल केस आएगा, ठीक है ना। अब अपने को पूरे एक्सपेरिमेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने बोल दिया बी इज ऑलरेडी हैपन, तो अपना जो आउटकम आ रहा होगा बी के अंदर से ही आ रहा होगा। और मतलब यदि मैं P of A by B का फॉर्मूला लिखूंगा एक तरह से, P of A by B का,
तो मेरे टोटल जो है वो सैंपल स्पेस की जगह में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ले लूंगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली फेवरेबल इसी में से देखेंगे, बाहर से तो देखेंगे नहीं फेवरेबल। तो यदि टोटल ये है तो अब इसमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सॉरी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी इसमें तो यही वाला केस होगा ना, तो इसका मतलब इसका जो फेवरेबल आएगा वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फाइनली अब अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसको ऊपर नीचे अपन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर ये फाइनली अपने पास प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is the formula for the conditional probability. Conditional मतलब अपन डायरेक्टली ए की बात नहीं कर रहे हैं, बी हो चुका है उसके बाद अपन ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो P of A by B is probability of A intersection B upon P of B. P of A by B is equals to P of A intersection B by B, और बिल्कुल ऐसे ही P of B by A आपको लिखना होगा, तो अपन लिखेंगे probability of A intersection B upon P of A. ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं अपन, क्या फॉर्मूला लगाना है। P of A by B को लिखेंगे P Yes, sir. अपॉन P of B, और या B by A को, है ना। मतलब अपन ने बस सीधा सीधा क्या करा है कि पूरे एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस लेने की बजाय अपन ने आउटकम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जैसे ये तो क्या बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आपको ओरली समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इट इज नोन दैट डाइस टर्न्स अप विद इवन नंबर। तो आप बोलोगे कि अच्छा डाइस टर्न्स अप विद इवन नंबर, तो मतलब टोटल केस अपने 3 हो गए फिर तो, है ना। और 3 में मतलब 3 टोटल केस 3 मतलब इवन नंबर मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, और उसमें केवल क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो दैट बिकम व्हाट 1/3। डायरेक्टली बता सकते हैं। फॉर्मूले से जाना हो तो ऐसे जा सकते हो कि फॉर्मूले से जाना होता तो क्या लिखता मैं इसको तो मान लूं, लेट्स से इसको मान लेता हूं a, 2 आने को मान लेते हैं a, और इवन नंबर आने को मान लेते हैं b। लिख सकते हैं ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालना है, दैट डाइस टर्न्स अप विद इवन, b हो चुका है, तो p ऑफ a by b अपने को निकालना है, P of A by B, A intersection B, A intersection B मतलब 2 भी आ जाए और इवन नंबर भी आ जाए, ठीक है। A intersection B 2 भी आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो एक ही केस होगा ऐसा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी, that become 2/6, that become 1/3। उसको अपन 1/3 लिख सकते, वो भले डायरेक्ट आप 1/3 लिखो, यस लिखो, बिल्कुल ऐसे इसमें कर सको, ठीक है राइट। अब इसी से अपन फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कहानी बताते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, और इसी से फिर अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कहानी बताते हैं। कैसे बताते हैं कि इसको यदि अपन इधर ले जाएं तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया P of A by B into P of B। नितेश आवाज बंद कर लो। समझ भी नहीं पड़ रही है, बार बार समझा दिया है। हाँ, तो इस फॉर्मूले को PB को इधर ले गया, तो P of A इंटरसेक्शन B को P of A by B into P of B लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये P of A by B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is already happen, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि यदि B के होने के बाद में A की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो अलग आ रही होगी, और डायरेक्टली A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा होगा तो अलग आ रही होगी।
इसलिए अपना आंसर बी के बाद ए निकाला होगा तो अलग आया होगा, डायरेक्टली ए निकाला होगा तो अलग आ गया। ठीक है, नाउ इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड नहीं कर रही हो। तो यदि ए की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी तो इसके मतलब ये हुआ कि मैं बी के होने के बाद ए निकालूं या डायरेक्टली ए निकालूं, दोनों केस में सेम ही आना चाहिए ना। ठीक है ना, बी के बाद ए निकालूं या डायरेक्टली ए निकालूं, दोनों केस में वो सेम ही आएगा। तो दोनों केस में वो सेम ही आएगा, तो पी ऑफ ए बाय बी को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं पी ऑफ ए, उसको पी ऑफ ए लिख दूंगा तो ये पी ऑफ ए हो जाएगा। तो मेरा जो फॉर्मूला है उस वाले केस के लिए तो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इनटू पी बी। सर एक बार और समझा। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ, है ना, या फिर अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको और डिटेल में। अभी मैं सिंपली इतना सा बता रहा हूँ कि देखो पी ऑफ ए बाई बी मतलब आपने क्या बोला था, ए की प्रोबेबिलिटी बी के होने के बाद अपन ने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो बी के साथ इफेक्ट हो रही होगी। तो इसीलिए जब मैं बी के होने के बाद ए निकाल रहा हूँ या डायरेक्टली ए निकाल रहा हूँ तो अलग अलग आ रहा है। पी ऑफ ए बाई बी तभी लिखा होगा भाई, पी ऑफ ए अलग आ रहा होगा, ए बाई बी अलग आ रहा होगा। तो बस यही चीज मैंने बोली है कि यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट कैसे होंगे उसका एग्जांपल मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि ए और बी यदि इंडिपेंडेंट हो जाए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड नहीं करती हो और बी की प्रोबेबिलिटी ए पे डिपेंड नहीं करती हो, तो फिर मैं बी के होने के बाद ए निकालूं या डायरेक्टली ए निकालूं, दोनों सेम ही बात होगी ना। बस यस सर। तो फॉर्मूले में मैंने क्या करा, पी ऑफ ए बाय बी की जगह पी ऑफ ए कर दिया। तो ये कब कर पाएंगे अपन, ये कब कर पाएंगे, जब ए और बी कैसी इवेंट्स हो, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ठीक है, इसको मैं अभी नेक्स्ट क्लास में फिर अपन एग्जांपल्स और लेंगे, कुछ एग्जांपल से फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे अपन। सर ये फर्स्ट एग्जांपल में अगर इवन नंबर की जगह ऑड नंबर कर लेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नहीं, ऑड नंबर हो जाएगा तो फिर एक तरह से ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर एक तरह से क्या हुआ कि यदि आप ऑड नंबर, अब आपको प्रैक्टिकली भी सोचो ना, यदि मुझे पता है कि भाई डाइस पे ऑड नंबर आ रहा है और आप चाह रहे हो कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली वो तो जीरो हो जाएगी ना एक तरह से। हाँ क्योंकि उस केस में इंटरसेक्शन जीरो आ जाएगा, वो तो रहेगी तो तब भी डिपेंडेंट ही रहेगी, तो तब भी डिपेंडेंट इसलिए। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसको लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए यस सर। ठीक है, चलो फिर, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन लेते हैं। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।